हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। आप सब लोग बड़े होशियार बच्चे हो, क्योंकि अभी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने को आ रहे हैं। उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पूरा गारंटी कि आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी ऊंचाई हासिल करने वाले हो, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बनने वाले हो। चलो लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक कौन सा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरा टेक्निक जो हमने सीखा था कि रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसको रियल लाइफ में हम यूज़ कैसे करते हैं वो अपने को सीखना है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो लेट अस स्टार्ट। द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। याद है क्या मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से रेक्टिफिकेशन करोगे? दैट डिपेंड्स अपॉन आपने ये एरर्स कब लोकेट किए हैं, कब आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो हियर दे हैव टोल्ड कि द एरर्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही अगर ये समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब एकदम सिंपल है कि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो वो टैली है कि टैली नहीं है, बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, ये अपने को पता ही नहीं है। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी तक आया ही नहीं है। अगर सस्पेंस अकाउंट आया नहीं है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आराम से क्या करेंगे, अभी विदाउट सस्पेंस अकाउंट इसको रेक्टिफाई करने का कंप्लीट करेंगे टेक्निक। चलो फिर पहला पॉइंट क्या बोलता है? गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट वेयर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेकेंड वन, an amount of ₹600 paid for repairs to the machinery stands wrongly posted to machinery account. And third one, salaries of ₹2500 paid to Shrikant was wrongly debited to his personal account in the ledger. तो ये जो अकाउंटेंट है उसको समझ में आया है कि उसका अकाउंट्स असिस्टेंट ने सिर्फ 3 ही गलतियां की है, ज़्यादा गलतियां नहीं की है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही ये गलतियां नज़र आ चुकी है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंटेंट अभी अपना दिमाग चलाने वाला है। बोलेगा रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऐसा फॉर्मेट बना लेता हूँ। 3 एंट्री है, 3 मिस्टेक्स है। एक एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए 3-3 लाइन लगेगा, ऐसा सोचो। मतलब कम से कम 9 से 10 लाइन आपका फॉर्मेट रहना चाहिए रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन का। फिर आगे हम पूरा कर सकेंगे, फिर बाद में जर्नल का फॉर्मेट आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, देखो, चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, 12 लाइन का कम से कम फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में मेरे साथ चालू कीजिए। ओके, देखो, गुड्स सोल्ड टू आर्यन, हमने गुड्स बेचा है। गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू गुड्स अकाउंट। नहीं सर, आपने हमको जर्नल में सिखाया था गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं होता है। गुड्स अकाउंट के 4 अलग अलग रूप रहते हैं। एक कौन? परचेस, दूसरा कौन? सेल्स, एक कौन? परचेस रिटर्न, और दूसरा कौन, और चौथा कौन? सेल्स रिटर्न। ऐसे 4 अलग अलग लोग रहते हैं। उसमें से गुड्स आर गोइंग आउट, तो उसका कारण क्या है? यहाँ पे सेल्स बोला हुआ है, मतलब टू गुड्स अकाउंट नहीं बोलेंगे हम, उसके जगह पे बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट। एंड दे आर सोल्ड टू आर्यन, मतलब आर्यन इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमने करना चाहिए। फिर क्या हो गया, गलती क्या हो गई है? गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट वेयर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक मतलब कौन सा बुक रे? सेल्स बुक मतलब सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब कौन सा बुक रे? इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब वहां पे सबसे पहले एंट्री होता है, उसके बाद में पोस्टिंग होता है। तो जब प्राइम बुक ऑफ एंट्री में ही एंट्री नहीं आया है, जब प्राइम बुक ऑफ एंट्री में ही एंट्री नहीं आया है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपका आगे पोस्टिंग होने का सवाल ही नहीं है। मतलब ना सेल्स अकाउंट को एंट्री गया है, ना आर्यन अकाउंट को एंट्री गया है, क्योंकि प्राइम बुक ऑफ एंट्री में ही अगर कुछ नहीं रहेगा तो आगे पोस्टिंग में कुछ होने वाला है ही नहीं। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? सर रॉन्ग एंट्री हुआ नहीं, दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये एरर ऑफ ओमिशन है, और वो भी कंप्लीट ओमिशन है, पूरा पूरा कंप्लीट ओमिट हो गया। तो गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। हमने गलत एंट्री नहीं की है, बल्कि हमने एंट्री ओमिट कर दी है। सो रॉन्ग एंट्री क्या है? नॉट एप्लीकेबल। इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम के पहले पॉइंट में एक भी गलत एंट्री नहीं हुआ है। एंट्री न होना यह गलती है। फिर उसको रिवर्स कैसे करेंगे? नॉट एप्लीकेबल को कोई बोलेगा सर उधर एन ए लिखा है, तो रिवर्स करने का तो ए एन लिखता हूं। ऐसा पागलपन मत कीजिएगा। रॉन्ग मतलब नॉट एप्लीकेबल है, तो रिवर्स भी नॉट एप्लीकेबल ही हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा ही नहीं है उसको उल्टा कैसे करेंगे? तो नॉट पॉसिबल। फिर बाद में आएगा कौन? करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? आर्यन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, आर्यन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड सेल्स मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू सेल्स अकाउंट, ऐसा एंट्री होना चाहिए था। फिर मैं क्या बोलूंगा? रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाती है, लेकिन रिवर्स में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्लस आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी? आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, काम खत्म। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपना 12 लाइन का ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद आपने नीचे और एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है इन द जर्नल ऑफ कौन रे? अनिल एंड सन्स।
इन द जर्नल ऑफ अनिल एंड सन्स, और वहाँ पे जाके हम लिखेंगे पहला एंट्री, ये अपना इन द जर्नल ऑफ अनिल एंड सन्स है, पहला एंट्री लिख दूंगा आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है 2000। देखो ये रेक्टिफिकेशन का जो मेरा बेसिक वर्किंग नोट है उसके अंदर मैं ज़्यादा अमाउंट लिखता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो क्या सिर्फ वर्किंग नोट ही है, उसमें अमाउंट लिखना पड़ सकता है, लेकिन कब वो बाद में बताता हूँ। जनरली उसमें अमाउंट नहीं लिखा गया तो भी चलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन द वर्किंग नोट, इट इज़ बेसिकली टू गेट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि कौन सा रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है, और जब जर्नल में जाओगे तब अमाउंट लिख देना। सो आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 2000। फिर नरेशन ठीक से लिखना कि क्या गलती की है और उसको तुमने किस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं बोलूँगा बीइंग अनरिकॉर्डेड सेल्स टू आर्यन नाउ रिकॉर्डेड, आर्यन को सेल्स किए थे लेकिन वो अनरिकॉर्डेड थे, तो उसको अभी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर रेक्टिफाइड, सिंपल। नेक्स्ट सिचुएशन, फिर बोलते हैं एन अमाउंट ऑफ ₹600, ओके 600 रुपये का ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। किस लिए पे किया था? रिपेयर्स के लिए पे किया था। हमारा रूल क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, and any expenditure incurred for maintaining the asset in working condition should be considered as repairs and maintenance। तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे उन्होंने बोला कि इट इज अमाउंट ₹600 पेड फॉर रिपेयर्स, इट इज नॉट फॉर इंस्टॉलेशन। रिपेयर्स के लिए पे किया हुआ है एंड इट इज रिपेयर्स टू मशीनरी, इट स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। सो एक्चुअली स्पीकिंग रिपेयर्स टू मशीनरी था, डेबिट किसको करना चाहिए था? रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी? एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बट अपने हीरो ने गलती से एंट्री क्या कर दिया है? इट स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब उसने गलती से एंट्री कर दी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आई रिपीट, रिपेयर्स का खर्चा है, रूल क्या कहता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर bringing the asset to working condition should be added to the cost of asset, expenditure incurred for maintaining the asset in working condition should be considered as repairs and maintenance। तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हुआ है। एंट्री क्या होनी चाहिए थे? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिपेयर्स का खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट, ऐसा एंट्री होना चाहिए था। एंट्री थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सही है, ये हमने करना चाहिए था, ये हमने करना चाहिए था। बट अपने हीरो ने गलती से क्या कर दिया? इट स्टैंड्स डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब उन्होंने अपने को क्या बोला है? गलती हुई है, लेकिन गलती किस में हुई है? डेबिट में हुई है, गलती क्रेडिट में नहीं हुई है, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करने के टाइम कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। सो इन दैट केस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इज द रॉन्ग एंट्री, दे हैव पास। सो मिस्टेक इज नॉट इन द क्रेडिट, मिस्टेक इज ओनली इन द डेबिट। डेबिट शुड हैव बीन टू रिपेयर्स बट डेबिट हैज गॉन टू मशीनरी। फिर मैं क्या पूछूंगा अपने आपसे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम रिवर्स करेंगे। जो गलती हुई है उसको हम लोग सुधारने के लिए जाना है, इसका मतलब अभी उसको रिवर्स करेंगे कि गलती को हम लोग नलीफाई कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी, जिसको डेबिट किया था उसको अभी क्रेडिट कर दूंगा और जिसको क्रेडिट किया था उसको अभी डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर तुमने गलती की है तो पहले रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और करेक्ट एंट्री तो लिख के ही रखी थी मैंने ऑलरेडी। करेक्ट एंट्री क्या है मेरी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू माई कैश अकाउंट। बोलूँगा शाबाश, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया है आपने, अच्छी बात है। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं बोलूंगा इन दोनों को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ दो? रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो। जब रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ने को जाऊंगा तो मुझे समझेगा अरे यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट हुआ है और यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, तो दोनों को जब जोड़ दूंगा तो डेबिट और क्रेडिट अपने आप को कैंसिल करेगा, क्योंकि अपोजिट साइड वाले लोग हैं, मतलब कैश कैश कैंसिल। तो बच गए कौन? बच गया है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स का डेबिट बच गया है और मशीनरी का क्रेडिट बच गया है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर से एक बार बोलता हूं, क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स टू कैश। क्या हो चुका है? मशीनरी टू कैश। जो गलती है उसको उल्टा कर दो तो एंट्री हो गई कैश टू मशीनरी। फिर रिवर्स को और करेक्ट को जोड़ दो। जोड़ने के टाइम समझ में आया अरे कैश को डेबिट है और कैश को क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब जब जोड़ दूंगा तो कैश कैश अपने आप को कैंसिल कर देगी, रिपेयर्स का डेबिट बच जाएगा और मशीनरी का क्रेडिट बच जाएगा। सो एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इस एंट्री को लेके मैं जर्नल के पास जाऊंगा, वहां पे जाके बोलूंगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? 600। सर 600 कहां से है? प्रॉब्लम ने दिया हुआ है। नरेशन क्या बोलना पड़ेगा? बीइंग रिपेयर्स wrongly debited to machinery now rectified। being repairs wrongly debited to machinery
नाउ रेक्टिफाइड। तो मिस्टेक क्या है वो नजर आनी चाहिए और रेक्टिफाई कैसे किया वो भी बताना चाहिए। ओके, दिस इज हाउ द नरेशन इज रिटन। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। सैलरीज फॉर ₹2,500 पेड टू श्रीकांत, salaries for ₹2,500 paid to Shrikant was wrongly debited to his personal account in ledger. सैलरी ₹2,500 पेड टू श्रीकांत, हमने श्रीकांत को सैलरी पी की है। याद है कि आपको मैंने सिखाया था जर्नल के टाइम, व्हेन एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स वन पर्सनल अकाउंट, वन नॉमिनल अकाउंट एंड वन कैश अकाउंट, वन रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ऐसा वो किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अलग अलग अकाउंट अफेक्ट होते रहेंगे। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन। अगर वो अपने खुद के खर्चे रहेंगे तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन एंड नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट गो इन द एंट्री। जर्नल का टॉपिक याद करो, तभी ये सब सिखाया था मैंने बहुत सारी बार, हर एक प्रॉब्लम में डिस्कस करता था कि जब हम अपने लिए खर्चा करते हैं तो पार्टी को भूल जाएंगे कैश, क्योंकि हमने पे कर दी है। अपने लिए खर्चा करते हैं और कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो सामने वाले पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी और के लिए खर्चा करते हैं तो खर्चे को भूल जाएंगे तो भी चलेगा, हमको सिर्फ पार्टी का नाम याद रखना पड़ता है। एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर हम दुकान में गए, दुकान में जाके हमने क्या कर दिया, कैडबरी चॉकलेट परचेस किया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन। अब बोलोगे सर दुकानदार एक पर्सनल अकाउंट है और कैडबरी चॉकलेट ये हमारा खर्चा है और हमारे पास से कैश जा रही है, मैं बोलूँगा शाबाश, दुकानदार पर्सनल अकाउंट वेरी गुड, कैडबरी चॉकलेट खर्चा वेरी गुड और कैश रियल अकाउंट वेरी गुड, तीनों अकाउंट है। आप खुद के लिए चॉकलेट लेके आ रहे हो ना, काम खत्म हो गया। इसका मतलब आपने दुकानदार को भी नरेशन में डाला तो भी चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा चॉकलेट अकाउंट भी टू कैश अकाउंट, नहीं तो क्या टी एंड ब्रेकफास्ट अकाउंट भी टू कैश अकाउंट, नहीं तो क्या स्नैक्स अकाउंट भी टू कैश अकाउंट, ऐसा करना पड़ेगा। दुकानदार का नाम अपने को नरेशन में डालना पड़ेगा, एंट्री में डालने की जरूरत नहीं है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। रिक्शा चार्जेस मैंने पे किया, हमने अपने लिए रिक्शा चार्जेस पे किया, एंट्री क्या हो जाती है, रिक्शा चार्जेस भी है, हमने कैश भी दिया हुआ है और रिक्शा वाला भी है। सर मैं बोलूँगा रिक्शा वाले को नरेशन में डाल दो, क्योंकि आप खुद के लिए रिक्शा चार्जेस पे कर रहे हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिक्शा चार्जेस अकाउंट पे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो नरेशन में बीइंग रिक्शा चार्जेस पे टू रिक्शा वाला, दैट इज ओके, बट रिक्शा वाला अकाउंट कैनॉट कम इन द एंट्री, इट विल हैव टू गो इन द नरेशन। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो गया रहेगा कि आप अपने दोस्त के लिए रिक्शा चार्जेस पे करते हो, आप अपने क्लास के नीचे कॉलेज के गेट के वहां पे किधर तो खड़े थे और आपका दोस्त रिक्शा से आ गया, रिक्शा से उतर गया, उसके हाथ में पॉकेट निकाला 500 का नोट, रिक्शा वाला बोलता है ये छुट्टा नहीं है, पेटीएम करो, नहीं तो क्या भीम ऐप यूज़ करो, QR कोड स्कैन करके मुझे पेमेंट करो। बोलता है मेरे मोबाइल में भी QR कोड नहीं है, QR कोड स्कैनर नहीं है, मेरा डैडी मम्मी ने पेटीएम का ऐप दिया नहीं है, भीम का ऐप दिया नहीं है, अभी क्या करूँगा। इतने में उसको तुम दिखते हो, तो तुमको बोलता है अरे प्लीज़ तेरे पास छुट्टा रहेगा तो प्लीज़ देना 20 रुपये देने का रिक्शा वाले को। तो तुम बोलते हो ठीक है, तुम रिक्शा वाले को पेमेंट कर रहे हो। अभी क्या क्या हो, क्या क्या सिचुएशन है, एक रिक्शा चार्जेस है, दूसरा रिक्शा वाला है, तीसरा आपका दोस्त है और चौथा आपके पास से कैश जा रही है। ऐसी 4 अलग अलग चीज़ें हो रही है, रिक्शा वाला अकाउंट भी है, दोस्त का अकाउंट भी है, रिक्शा चार्जेस अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है। ऐसे 4 चीज़ें हैं। मैं बोलूँगा अभी रिक्शा वाले को भूल जाएंगे तो भी चलेगा, अपने को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो रिक्शा वाला रहता था तो भी चलता था, बस कंडक्टर रहता तो भी चलता था, समोसा वाला रहता था तो भी चलता था, चॉकलेट वाला रहता तो भी चलता था, अपने को कुछ फर्क पड़ता नहीं। हम दोस्त को देख के पेमेंट कर रहे हैं, हम रिक्शा वाले को देख के पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अरे यार अच्छा दिखता है इसको पेमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पेमेंट क्यों कर रहे हैं, हम दोस्त की वजह से पेमेंट कर रहे हैं। तो रिक्शा वाले को भूल जाएंगे तो भी चलेगा। तो 4 अकाउंट थे, रिक्शा वाला, दोस्त, रिक्शा चार्जेस एंड कैश। मैं बोलूँगा रिक्शा वाले को भूल जाओ, रह गया कौन फिर, दोस्त, रिक्शा चार्जेस एंड कैश। फिर अपने आप को पूछो आप खुद के लिए पे कर रहे हो कि दोस्त के लिए पे कर रहे हो। दोस्त के लिए, आपका दोस्त आपके पास मुफ्त में कुछ लेता है क्या, नहीं लेता है। अब वो 20 रुपये आपको अगले दिन वापस देने वाला है क्या, देने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है यार मैं एंट्री रिक्शा चार्जेस को भूल जाऊँगा, मैं दोस्त के लिए रिक्शा चार्जेस पे करूँगा, समोसा पे करूँगा, चॉकलेट पे करूँगा, बस का टिकट पे करूँगा, ट्रेन टिकट पे करूँगा, उसके लिए नोटबुक परचेस करने को मदद करूँगा, तो भी नेक्स्ट डे मुझे वो पैसा वापस दे देता है। तो ये किस लिए पेमेंट किया इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से दोस्त के पास से पैसा वापस मांगने का वो इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त दोस्त का अकाउंट इंपॉर्टेंट है, तब रिक्शा चार्जेस को भूल जाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज यू आर पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खुद के बिहाफ पे करते रहोगे तो फिर दोस्त का तो सवाल ही नहीं आता है। एंड पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन, सेम लॉजिक यहाँ पे हो चुका है। अनिल एंड सन्स ने क्या कर दिया है, श्रीकांत को पे किया है, क्या पे किया है, सैलरी पे किया है। इसलिए अनिल एंड सन्स के दोस्त ने सैलरी पे करना चाहिए था और वो पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। अनिल एंड सन्स का खुद का एम्प्लॉय है श्रीकांत, और श्रीकांत को सैलरी पे करनी थी तो सैलरी पे कर दी। तो 3 अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक सैलरी अकाउंट, एक श्रीकांत अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अकाउंटेंट बेचारा, हाँ सर श्रीकांत को सैलरी दिया, श्रीकांत इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दिया है। हम उसको बोलेंगे अरे राजा जरा देख तो सही श्रीकांत को क्यों पे कर रहे हो। अगर तुम श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा एंट्री करोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाद में आप श्रीकांत के पास से वो पैसा वापस मांगने वाले हो, वो डेटर बन चुका है आपका, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया ऐसे ही। अगर आप बाद में श्रीकांत को दिखाओगे देख मैं तेरा अकाउंट डेबिट किया, बोलेगा सर
गलती मत करो, मैं आपको पैसा वापस देने वाला नहीं हूँ. दिस इज नॉट एट ऑल माई एडवांस गिवन टू मी और लोन गिवन टू मी. ये जो भी कुछ अमाउंट है ये मैंने आपका काम करके दिया है, उस काम का मुझे आप मुबदला दे रहे हो, उसका रेम्यूनरेशन दे रहे हो. तो इसका मतलब इसमें आप मुझे डेटर कंसिडर नहीं कर सकते हो. मैंने आपका काम करके हो चुका है, उसके बदले में आपने मुझे पैसा दिया है, तो आई एम नॉट योर डेटर. मैं बोलूँगा अरे हाँ यार, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सैलरी का खर्चा किया है, कैश इज गोइंग आउट, सैलरी का खर्चा किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मतलब करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री कर दी है. तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, जो गलती कर दी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा. सो श्रीकांत अकाउंट डेबिट टू कैश को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट. और उसके बाद में क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा. तो जोड़ने के टाइम मुझे समझेगा कैश और कैश अपने आप को कैंसिल कर रही है, क्योंकि इधर कैश डेबिट में है, इधर कैश क्रेडिट में है. तो डेबिट क्रेडिट अब जोड़ दोगे तो अपने आप को कैंसिल करेगा, क्योंकि अपोजिट रहता है. तो बच गया कौन, सैलरी डेबिट एंड श्रीकांत क्रेडिट. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट. अमाउंट कितनी रहेगी आपकी, अमाउंट रहेगी 2500. अमाउंट लेके जाऊंगा मेन एंट्री में, जर्नल में, उधर लिख दूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट 2500 बीइंग सैलरी पेड टू श्रीकांत wrongly debited to his account, now rectified. Being salary paid to Shrikant wrongly debited to his personal account or his account, now rectified. सबको समझा, पहला प्रॉब्लम था, सिंपल प्रॉब्लम था. अगले प्रॉब्लम में ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कंसिडर करने वाला हूँ. 3 एडजस्टमेंट्स नहीं, 6 एडजस्टमेंट्स का प्रॉब्लम करूँगा, फिर बाद में 7 एडजस्टमेंट. जनरली मैंने देखा है कि आपके सिलेबस में 7 एडजस्टमेंट तक का ही सिचुएशन आता है. मतलब एट अ टाइम आपको 7 अलग अलग एरर्स को रेक्टिफाई करने को बोल सकते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग. प्लीज अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. कौन सा था, सैलरी टू श्रीकांत वाला जो लॉजिक है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला, वो जरा ठीक से देखना. खुद के लिए खर्चा पे करते रहोगे तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन इफ देयर इज अ रियल अकाउंट ऑलरेडी इन्वॉल्व. नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट तीनों रहेगा तो पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन अगर खुद का खर्चा रहेगा तो. और दूसरे का खर्चा रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन बीइंग रिक्शा चार्जेस पेड फॉर आवर फ्रेंड, ऐसा करके जाएगा वो. तो तब नॉमिनल अकाउंट गोज इन नरेशन. खुद के लिए खर्चा करोगे तो नॉमिनल अकाउंट इन द एंट्री, पर्सनल अकाउंट इन द नरेशन. दूसरे के लिए खर्चा करोगे तो दूसरे का अकाउंट इन द एंट्री एंड खर्चा इन द नरेशन. ये बेसिक रूल याद रखने का, क्योंकि ये मालूम रहेगा तो आपका रेक्टिफिकेशन बराबर आएगा, वरना आपको समझेगा नहीं कि गलती क्या हुई थी. रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफिकेशन का टेक्निक समझ जाने का है और याद रखने का, जो मिस्टेक हुई है वही मिस्टेक कंसिडर करने का है. तो यहाँ पे देखो उन्होंने कैश के बारे में कुछ गलती नहीं बोली थी, तो मैंने कैश को कुछ कंसिडर नहीं किया, कैश बराबर ही ऐसा कंसिडर किया मैंने. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये ठीक से समझना है, इंग्लिश को समझते समझते प्रॉब्लम सॉल्व करना है. नेक्स्ट लेक्चर में अलग टाइप का प्रॉब्लम करूंगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट.